अस्सलाम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्फाइसीमा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द परमानेंट डायलेशन और एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो एयर स्पेसेस हैं हमारी लंग में जो है वो उनकी एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगी या तो फिर उनकी इनलार्जमेंट हो जाएगी। कहाँ से? डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब फॉर एग्जांपल ये एसिनस है, ठीक है। एसिनस जो है वो एक फंक्शनल यूनिट ऑफ दी हमारी जो लंग है उसका फंक्शनल यूनिट होता है। तो एसिनस में हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं? हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, हमारे पास एल्वियुलर डक्ट्स आ जाती हैं और हमारे पास एल्वियुलर सेक या फिर एल्वियुलाई जिनको हम कहते हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ पे होते हैं हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद हमारे पास आ जाएगा एसिनस, जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियुलर डक्ट्स, एल्वियुलर सेक, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा एसिनस वाला, ये परमानेंटली डायलेट हो जाएगा। अब इसका कोई भी पोर्शन डायलेट हो सकता है, लेकिन एयर स्पेस टर्मिनल टू दी डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल जब वो डायलेट हो जाएगी तो हम उसको एम्फाइसीमा कहेंगे। और ये क्यों होगी? अकम्पनाइड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स विदाउट सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है, ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे की जो वॉल होती है वो जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। किसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से हो सकती है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, पर वहाँ पे फाइब्रोसिस नहीं होगी। तो विदाउट सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस के जो हमारे एयर स्पेसेस हैं वो लार्ज हो जाएंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्फाइसीमा कहेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या होंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आ जाएगा कि इंक्रीज लंग कंप्लायंस, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो इसमें इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर स्पेसेस डायलेटेड हो गए हैं, ठीक है, तो उनमें एयर ज़्यादा रहेगी। एयर ज़्यादा रहेगी तो हमारी जो टोटल लंग कैपेसिटी है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम जिसमें आ जाता है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और लंग की कंप्लायंस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि लंग का जो इलास्टिक टिश्यू है वो इसमें डैमेज हो जाएगा, तो लंग की कंप्लायंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और इलास्टिसिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो रहा है यहाँ पर, ये जो पेरेन्काइमा में ये जो इलास्टिक टिश्यू है ये डैमेज होगा, तो क्या होगा कि इलास्टिसिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर इंक्रीज एल्वियुलर डेड स्पेस, एल्वियुलर डेड स्पेस बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज में कोई यहाँ पे हमारा काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो जो भी एयर होगी वो यहाँ पे ट्रैप रहेगी और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो रेशो जो है वो ख़राब हो जाएगा और हमारी गैशियस जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमारी एल्वियुलर डेड स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। और इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाएगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो फिर क्या होगा कि हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। और FEVC, FEV क्या होता है कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है इन 1 सेकेंड। तो आप जो पेशेंट है उसको कहोगे कि आप एक्सपायर करो, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायर करो, और 1 सेकेंड में आपकी स्पायरोमेट्री पे जो रीडिंग आएगी उसको आप कहोगे फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्पायरेशन में कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, यहाँ पे एक्सपायरेटरी जो प्रोसेस हम जब एक्सपायरेशन करते हैं तब मसला होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इलास्टिक ये जो टिश्यू है ये नॉर्मली क्या करता है कि ये हमारे ब्रोंक्यूल्स को इंस्पायरेशन के दौरान ओपन रखता है, ठीक है, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनको ओपन रखता है बाया रेडियल ट्रैक्शन, ठीक है, ये इसको ऐसे खींच के रखता है अपने साथ। फिर क्या होगा कि तो जो इंस्पायरेशन है उसके दौरान अगर इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो ये नॉर्मली ओपन रहेंगे, बट एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा कि ये जो हमारे पास लंग का जब रिकॉइल होगा, ठीक है, पहले एक्सपेंड हुए इंस्पायरेशन के दौरान, अब उनकी रिकॉइलिंग होगी। अब जब रिकॉइलिंग होगी तो इलास्टिक टिश्यू का वहाँ पे होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू जो है वो हमारे पास डैमेज है, तो उसकी रिकॉइलिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो ये जो हमारे पास डिस्टल हमारे एल्वियुलाई हैं ये एक्सपेंडेड रहेंगे और यहाँ पे हमारी जो एयर है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि रिकॉइलिंग नहीं हो पा रही है। तो अब जब एयर बाहर नहीं निकल पाएगी तो हमारा जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है पेशेंट या
कोई भी जितनी भी कोशिश करेगा कि वो फोर्सफुली एक्सपायर कर सके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये नैरो हो जाएंगे बिल्कुल, और ये रिकॉयल ही नहीं हो पाएंगे एल्वियोलाई, तो वो एयर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो एयर जब बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी लंग की कंप्लायंस, टोटल लंग कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम सब इंक्रीज हो रहा था, और FEV डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि रिकॉयल नहीं हो पा रही। फिर FVC की अगर हम बात करें तो वो होती है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, जो कि नॉर्मल होगी या फिर लिटिल डिक्रीज हो सकती है। अब इनके रेशो की बात करें FEV और FVC, तो इनका रेशो भी कम आएगा, हमारे पास डिक्रीज होगा। अब इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो काज है वो है हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग, और दूसरा काज है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसको हम एंटी इलास्टेज भी कहते हैं। इलास्टेज एक एंजाइम होता है जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हमारे लंग में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो उसको न्यूट्रलाइज करता है हमारे पास एंटी इलास्टेज। लेकिन कुछ लोगों में एंटी इलास्टेज की डेफिशिएंसी होती है, तो वो जो है वो इलास्टेज को इनहिबिट नहीं कर पाते, और उनकी लंग के जो इलास्टिक टिश्यू है फिर वो इलास्टेज उनको डैमेज कर देता है। तो चलें अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो पैथोजेनेसिस में हमारे पास सबसे पहले जो हमने काज डिस्कस किया सिगरेट स्मोकिंग, तो वो आ जाएगा। अब कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो जो सिगरेट के पार्टिकल्स हैं, टोबैको पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, वो हमारे लंग्स में जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, उनको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे काम करेगा। फिर ये न्यूट्रोफिल और जो मैक्रोफेजेस हैं ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेंगे और इलास्टेज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इरिटेट हो जाएंगे बार बार टोबैको स्मोकिंग की वजह से। तो अब ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टेज प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या कर देंगे, जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे लंग में वैसे ही होते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो हमारी डिफेंस कर रहे होते हैं, हमें फ्री रेडिकल्स से बचा रहे होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स उनको भी इनएक्टिवेट करेंगे, ठीक है, और ये एंटी इलास्टेज को भी डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अब जब एंटी इलास्टेज डिक्रीज हो गया और इलास्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो इनका जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये एक दूसरे को काउंटर रिएक्ट करते हैं कि इलास्टेज है तो फिर उसको एंटी इलास्टेज जो है वो इनहिबिटेड रखता है और लंग का टिश्यू डैमेज नहीं होता। लेकिन जब ये एंटी इलास्टेज डिक्रीज हो जाएगा और मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल इलास्टेज को प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो क्या होगा कि इलास्टेज इंक्रीज हो जाएगा और वो फिर क्या करेगा कि लंग का जो पेरेंट कायमा का जो इलास्टिक टिश्यू है उसको डैमेज कर देंगे। तो रिकॉइलिंग जो कैपेसिटी है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। जब रिकॉइलिंग ख़त्म हो जाएगी तो हमारी जो एयर है वो वहीं पे ट्रैप्ड हो जाएगी। यहाँ पे भी यही बात बताई गई है कि मैक्रोफेजेस ने क्या किया कि स्मोकिंग पार्टिकल्स ने उनको जो है वो इरिटेट किया, तो मैक्रोफेजेस ने क्या किया कि अपना जो है वो फ्री रेडिकल्स और जो हमारे पास इलास्टेज है उसको इंक्रीज़ कर दिया, जिससे टिश्यू को डैमेज किया। और साथ में क्या किया इसने, हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग ने, इसके निकोटीन ने क्या किया कि हमारे वेजल्स पे, जो हमारे लंग्स में जो एल्विलर सेप्टा में जो कैपिलरीज हैं उन पे एक्ट किया और वहाँ से न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन करवाई। जब न्यूट्रोफिल इंटरस्टिशियम में आ गई तो उन्होंने भी जो है वो इलास्टेज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और रोस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पेशीज या फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, जिन्होंने एंटी प्रोटीएज या एंटी इलास्टेज जिसको हम कह रहे हैं उसको इनहिबिट कर दिया। तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि हमारे जो लंग का जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया इलास्टेज की इंक्रीज़ की वजह से, और हमारा एम्फाइसीमा हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करवा रही हैं, लास्ट में डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक टिश्यू करवा रही है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, द साइट वेयर इलास्टिक टिश्यू डैमेज, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इस हिसाब से होंगी जहाँ पे हमारे पास इलास्टिक जो टिश्यू है वो डैमेज हुआ है। वो अब हम इसकी क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि ये किस किस साइट पे टिश्यू डैमेज कर रहे हैं। तो अब इनकी टाइप्स हैं एम्फाइसीमा की, जो कि अकॉर्डिंग टू इट्स एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनको डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा। सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा में क्या होता है कि अब यहाँ पे हम एसिनस लेंगे, तो ये एसिनस था जिसमें क्या था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स थे, एल्वियोलर डक्ट्स थे और एल्वियोलर सेक थे। तो इस वाले एम्फाइसीमा में क्या होगा कि सेंट्रल और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनस फॉर्म्ड बाय द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आर अफेक्टेड, डिस्टल एल्वियोलाई आर स्पेयर्ड। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है जिसको हम सेंट्रल पार्ट या फिर प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द
एसीनेस कह रहे हैं वो डैमेज होगा यहाँ पे। इसका जो इलास्टिक टिश्यू है ये यहाँ पे डैमेज होगा तो ये एबनॉर्मली डायलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो डिस्टल पार्ट है या एल्विलर वाला पार्ट है, एल्विलर डक्ट्स वाला पार्ट है, ये स्पेयर रहेगा, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं होगा। अब मोस्ट कॉमन एंड सीवियर ये किस में होता है? अपर लोब पेटिकुलर एंड द अपाइकल सेगमेंट। जो हमारे लंग का जो अपाइकल सेगमेंट होगा वो वहाँ पे हमें ये सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा मिलेगी जिन पेशेंट्स में होगी। फिर मोस्ट कॉमन इसका जो काज है वो सिगरेट स्मोकिंग होती है और इसमें जो पेशेंट होते हैं ऑफन एसोसिएटेड होते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कि उनको पहले से ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस थी और बाद में उनको एम्फाइसीमा हो गई। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसका भी लेक्चर अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं। फिर है हमारे पास पेन एसिनार एम्फाइसीमा। इसमें क्या होती है कि होल एसिनस, ठीक है, होल एसिनस जो सारा ये था ये सारा यूनिफॉर्मली इनलार्ज हो जाएगा फ्रॉम लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू द टर्मिनल ब्लाइंड एल्विलाई। यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलर तक ये पूरा का पूरा इनलार्ज हो जाएगा। ये क्यों होता है? इसका काज है एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो हमने पहले दो काजेस डिस्कस किए थे, एक था स्मोकिंग और एक था एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है कि एक तो जेनेटिक डिफेक्ट है, दूसरा स्मोकिंग की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इनहिबिट होता है, तो इसके ये दोनों काजेस हो सकते हैं। अब लोअर लोब ऑफ लंग्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या था कि अपर लोब ऑफ लंग ज़्यादा इन्वॉल्व थे सेंट्री एसिनार में, लेकिन पेन एसिनार में क्या होगा? लोअर लोब ऑफ लंग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरी, ये थोड़ी जो है वो अलग से आ जाती हैं इसकी पार्ट। ये जो दोनों पार्ट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्टल पेरासेप्टल एम्फाइसीमा में क्या होता है कि प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द एसिनस इज नॉर्मल। प्रोक्सिमल पोर्शन कौन सा था? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वाला पोर्शन, तो ये नॉर्मल होता है। जैसे हमारे पास सेंट्री एसिनार में क्या था कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वाला पार्ट एबनॉर्मल था, वो डायलेटेड हुआ था। लेकिन डिस्टल में क्या होगा कि डिस्टल पार्ट यानी कि एल्विलाई वाला पार्ट ज़्यादा इफेक्टेड होगा, वो डायलेटेड होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। अक्कर एडजस्टेंट टू द एरिया ऑफ फाइब्रोसिस, स्कारिंग और एटिलेक्टेसिस, ठीक है, ये उन पेशेंट्स में होगा जिनको पहले से ही फाइब्रोसिस है, लंग्स में स्कारिंग है या फिर एटिलेक्टेसिस है। यूजुअली सीवियर इन अपर लोब, ये भी अपर लोब में ज़्यादा होता है, और नो काज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनमें क्या होता है कि समटाइम्स सिस्ट लाइक स्पेसेस बन जाती हैं जो लीड करती हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि ये डिस्टल एल्विलाई में है, ये डिस्टल एल्विलाई में होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो नॉर्मल होता है। यहाँ पे डिस्टल एल्विलाई का जब ये इलास्टिक टिश्यू हमारे पास डैमेज हो जाएगा तो ये एबनॉर्मली डायलेट हो जाएंगे और एयर फिल्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एयर इनमें जमा होना शुरू कर देगी। और इनका जो अब इलास्टिक टिश्यू है वो भी डैमेज हो चुका है, तो इनकी जो वॉल है वो थिन हो चुकी है बिल्कुल, और ये रिप्चर हो सकती है, ठीक है। ये रिप्चर जब हो जाएगी तो इनकी जो एयर है वो प्लोरल कैविटी में चली जाएगी और हमारे पास न्यूमोथोरेक्स करा देगा। न्यूमोथोरेक्स क्या होती है कि एयर इन द प्लोरल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लोरल कैविटी में हमारे पास एयर आ सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन है डिस्टल एम्फाइसीमा की, कि उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास छोटे छोटे सिस्ट एयर फिल्ड बन जाते हैं, या उनको हम बुली भी कहते हैं, छोटे छोटे बुली बन जाते हैं जो कि एयर फिल्ड होते हैं, वो रप्चर हो सकते हैं और उनकी जो एयर है फिर वो हमारे पास इस प्लूरल कैविटी में आ सकती है और यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स काज करवा सकती है। अब हम लास्ट टाइप को डिस्कस करते हैं विच इज़ इर्रेगुलर एम्फाइसीमा। अब इर्रेगुलर एम्फाइसीमा में क्या होता है कि इसमें जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इर्रेगुलर है, तो इसमें इर्रेगुलरली एसिनस हमारा इन्वॉल्व होता है, यानी कि या तो हमारा इसमें कभी कभी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डायलेटेड होता है, या कभी एल्विलाई डायलेटेड होते हैं, या फिर कभी एल्विलर डक्ट डायलेटेड हो सकते हैं। तो ये इरेगुलर काज और ये मोस्ट कॉमन काज जितने भी हमने हॉस्पिटल में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखे, तो ये मोस्ट कॉमन काज है। और ये भी स्कारिंग की वजह से हो सकता है कि यानी कि किसी को पहले ही कोई डिजीज़ थी लाइक ट्यूबरक्लोसिस, वो हील हो चुकी है, वहाँ पे स्कार फॉर्म हो चुका है, अब उस स्कार पे क्या हुआ है कि एम्फाइसीमा और ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, हमें पेशेंट कैसे हमारे पास प्रेजेंट करेगा,
तो उसको डिस्निया होगा, ठीक है, यूजुअली, जो कि फर्स्ट सिम्टम होता है इसमें। इन सम पेशेंट्स कफ भी हो सकती है और वीजिंग साउंड्स, वीजिंग म्यूजिकल साउंड्स होते हैं, इस चीफ कंप्लेंट होती है। वेट लॉस इज सो सीवियर, ठीक है, इसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा पेशेंट को। क्लासिकली पेशेंट इज बेरल चेस्टेड एंड डिस्नी, क्योंकि इसमें एयर ट्रैप्ड हो रही है तो उनकी जो चेस्ट है वो बेरल शेप्ड हो जाती है और ये पेशेंट हमें डिस्निक नज़र आते हैं, यानी कि डिस्नी, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही होती है। अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, तो एक होते हैं पिंक पफर्स और दूसरी होती है ब्लू ब्लॉटर्स। पिंक पफर्स क्या होते हैं कि इनिशियली ये जो एम्फाइसीमा में जो पेशेंट्स होते हैं ये वेल ऑक्सीजनेटेड होते हैं, तो इनमें कोई साइनोसिस वगैरह डेवलप नहीं होती। और ये पफर्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग जो है वो कॉन्शियसली वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो बहुत पफिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको पिंक पफर कहा जाता है। ब्लू ब्लॉटर्स ये सीवियर एम्फाइसीमा में होता है या फिर लेटर केसेस में होता है, जबकि पेशेंट साइनोटिक हो जाता है और इसकी वजह से यूजुअली फिर राइट हमारे जो हार्ट है वो फेल हो जाता है, तो हमारे पूरी जो है वो सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडिमा हो जाता है, एडिमा हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लॉटर्स बन जाते हैं, तो ब्लू ब्लॉटर्स इनको कहा जाता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है जो कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर करवाएगा, जिसको हम कॉर पल्मोनल भी कहते हैं, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है इसमें। अब डायग्नोसिस हम इसकी कैसे करेंगे, डायग्नोसिस में हम स्पायरोमेट्री से हम डायग्नोसिस करेंगे, जिसमें हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, FVC जो है वो नॉर्मल होगी, लेकिन FEV FVC रेशो को अगर हम देखेंगे तो वो भी हमें डिक्रीज़ मिलेगा। फिर हमारे पास इसमें ट्रीटमेंट हम आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रोंकोडायलेटर्स हम दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, बुलेक्टमी कर सकते हैं, जो बुला बने हैं, ठीक है, बुला बने हुए हैं, तो न्यूमोथोरेक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम पहले ही उनको जो एयर है वो सक कर लेंगे और उन बुला को ख़त्म कर देंगे। एंड इन द सिलेक्टेड पेशेंट लंग वॉल्यूम रेडिएशन सर्जरी करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि रेडिएशन सर्जरी में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स में जो डिजीज़ है, जो हमारे पास इलास्टिक टिश्यू डैमेज हुआ है, उसको हम सही करेंगे रेडिएशंस के थ्रू, या फिर लास्ट में अगर किसी पेशेंट में ये सब जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हो रहा उससे भी सही, तो फिर हम लास्ट हमारे पास ऑप्शन है लंग का ट्रांसप्लांट करना, जो कि बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं करवा सकता, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास अगर कोई करवाना चाहता है तो फिर उसमें हम लंग का ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।